बच्चों, पृष्ठीय रसायन में अब हम बात कर रहे होंगे कोलॉइड या कोलॉइडी विलयनों की। इसके पहले हमने अधिशोषण की चर्चा की, राइट। तो कोलॉइड क्या होते हैं? तो कोलॉइड का सिंपल सा मीनिंग है कि एक जब दूसरे में रहे। कैसे रहे? तो परिक्षेपित अवस्था में रहे। परिक्षेपित यानी उसमें पूरी तरह से डिस्पर्स्ड हो, फैला हुआ हो, जिसके कारण वो एक हमें पूरा नज़र आ रहा हो। जैसे बादल, धुआं, कोहरा। कोहरे में भी दो चीज़ें हैं, बादल में भी दो चीज़ें हैं, धुंध में भी दो चीज़ें हैं, धुएं में भी दो चीज़ें हैं, दूध, यहाँ भी दो चीज़ें हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ हैं, वे आपस में इस तरह से हैं कि एक दूसरे में परिक्षेपित है, डिस्पर्स्ड है, और हमें पूरा एक नज़र आता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर दोनों अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे मिश्रण को, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर अलग अलग नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं विषमांगी। क्या कहते हैं? विषमांगी तंत्र। जब एक पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण, बारीक कण दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित होते हैं, तो हम ऐसे मिश्रण को, ऐसे विषमांगी मिश्रण को हम क्या नाम दे देते हैं? कोलॉइडी विलयन। अब बहुत बारीक कण से हमारा क्या मतलब है, राइट। तो सबसे पहले तो जो परिक्षेपित है, वह पदार्थ जो परिक्षेपित है, परिक्षेपित थोड़ी सी तकलीफ करेगा, वह पदार्थ जो परिक्षेपित है। परिक्षेपित का आप चाहे तो इंग्लिश भी याद रख सकते हैं। वह पदार्थ जो डिस्पर्स्ड है क्या कहलाता है? पहले इंग्लिश में लिखता हूं, डिस्पर्स्ड मीडियम, राइट। या आप उसे कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और आप उसे कह सकते हैं परिक्षेपित प्रावस्था। और जिस पदार्थ में परिक्षेपित है उसे कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम। इंग्लिश में याद करना थोड़ा आसान है, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं। डीपी और डीएम एक तरह से शुद्ध विलयन से अगर कंपेयर करें तो ये वो है जो विलय होता है और ये वो है जो विलायक होता है, लेकिन शुद्ध विलयन से या वास्तविक विलयन से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं इसकी बात करें तो यहाँ जो कणों का आकार होता है वो वास्तविक विलयन से थोड़ा सा बड़ा होता है। कोलॉइडी विलयन में डीपी के कणों का आकार, अब मैं डीपी यूज कर रहा हूँ, डीपी पदार्थ के, परिक्षेपित प्रावस्था पदार्थ के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, जबकि वास्तविक विलयन में आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो अगर कोलॉइडी विलयन बनना है तो जब जब विलय के कणों का आकार, अगर हम विलयन के रिस्पेक्ट में परिभाषा दें तो जब जब विलय के कणों का आकार बढ़कर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाएगा, तब वह विलायक में एक विषमांगी तंत्र बनाएगा। और ऐसे विषमांगी तंत्र जिसमें एक पदार्थ के बहुत बारीक यानी 1 से 1000 नैनोमीटर आकार के कण किसी दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित हैं, राइट। अब हम विलयन की बात नहीं करेंगे, परिक्षेपण शब्द देंगे। परिक्षेपित हैं तब वो क्या कहलाएगा? तब वह कहलाएगा कोलॉइडी विलयन, राइट। तो शुद्ध विलयन से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर कणों का आकार थोड़ा बड़ा हो गया है, राइट। 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे सस्पेंशन। क्या कहेंगे? सस्पेंशन, निलंबन, राइट। 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया तो क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। तो ये हो गया हमारे पास कोलॉइडी विलयन की परिभाषा, राइट। यही आकार क्यों? कणों की माप के कारण ये जो छोटे छोटे कण हैं, बारीक कण हैं, शुद्ध विलयन से थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत बारीक हैं, तो ये पूरे फैले रहते हैं। जैसे बादल की अगर हम बात करें तो बादल में क्या है? एक तो हवा है और एक जल वाष्प की बूंदें हैं। तो जल वाष्प की बूंदें उस हवा में हैं और इतनी सघनता से हैं कि वो हमें एक पूरा सा गुबार नजर आता है। तो बादल में क्या है? हवा में द्रव जो है वो परिक्षेपित है। हवा यानी गैस में द्रव परिक्षेपित है। तो आप देख सकते हैं गैस में द्रव परिक्षेपित है।
उदाहरण आ गया बादल या स्प्रे, जैसे आप स्प्रे छिड़क रहे होते हैं कीटनाशक वगैरह वाले, या जैसे भी कोरोना वायरस था तो सब जगह छिड़काव हुआ, तो उस स्प्रे में भी एक आपने को स्प्रे जब होता है तो एक अलग से पूरा स्ट्रीम नजर आता है। उस स्प्रे में भी क्या है, गैस में कोई ना कोई द्रव जो कीटनाशक पदार्थ है वो द्रव के रूप में उसमें फैला हुआ है, राइट। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही होता है, कुछ गैस होती है अंदर से द्रव और वो इस तरह से फैला हुआ होता है। कोहरा आप इसका एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, धुंध जो होती है उसका एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, राइट। दूध में फैट के अणु जो कि द्रव अवस्था में है वो पानी में फैले हुए हैं और इतनी सघनता से फैले हुए कि पूरा वो पानी हमें सफ़ेद रंग का नज़र आता है, और उसके सफ़ेद रंग की सघनता से ही हम ये पहचानते हैं कि फ़ैट कितना है और फैट कितना नहीं है। कई बार हमें दूध का रंग बहुत सफ़ेद नहीं नज़र आ रहा होता है तो हम कहते हैं दूध काफ़ी पतला है, विच मीन्स कि उसमें वसा फैट के अणु बहुत कम हैं, राइट, और ज़्यादा होंगी तो गाढ़ा नज़र आएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं दूध में द्रव फैट पानी द्रव में घुला हुआ है, तो दूध भी एक तरह का कोलोइडी विलियन है। और कई उदाहरण है यहाँ पर। अब ये टेबल मैंने क्यों बना रखी है, तो जब हमने कोलोइडी विलियन पढ़ लिए, इनकी परिभाषा पढ़ ली, दो चीज़ें आ गई, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज। जो फैला हुआ है वो डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपित प्रावस्था, जिसमें फैला हुआ है वो हो गया परिक्षेपण माध्यम, डीएम डिस्पर्शन मीडियम, राइट। इन कोलोइडी विलियनों का हम वर्गीकरण कर लेते हैं किस आधार पर, पहला डीपी और डीएम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा हम वर्गीकरण कर लेते हैं डीपी एवं डीएम में डीपी के कणों के आकार पर या कणों के प्रकार पर, कि इनके कण कैसे हैं। जैसे एक ही कण इतना बड़ा है, राइट, और कई बार छोटे छोटे कण मिलके कोलोइडी कणों के आकार में आ जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार तीन प्रकार के वर्गीकरण हम वहाँ कर लेते हैं। और आखिरी वर्गीकरण हम करते हैं डीपी और डीएम के कण आपस में किस प्रकार एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच किस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं हैं, उस पर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो पहला वर्गीकरण डीपी एवं डीएम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, डीपी और डीएम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। मैं बच्चों आपको फिर से बोल दूं, परिभाषा के साथ साथ ये वर्गीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें सवाल आ चुका है। कैसा सवाल, कि यदि ठोस में ठोस परिक्षेपित हो तो उस कोलोइड का नाम क्या होगा, गैस में ठोस परिक्षेपित हो तो उस कोलोइड का नाम क्या होगा। पहला सवाल नाम पर आता है, दूसरा सवाल आता है उदाहरण पर। मैंने यहाँ उदाहरण भी लिखे हुए हैं, आपको ये पूरी टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा टेबल हमें याद करना है दोनों तरह से। एरोसोल क्या होता है, तो एरोसोल होता है जब गैस में ठोस हो या गैस में द्रव हो, यानी जब जब डीएम गैस होगा, जब डीएम गैस होगा, गैस में गैस तो कोलोइडी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि गैसें एक दूसरे से हमेशा समांगी रूप से मिश्रित हो जाती हैं। तो जब डीएम गैस है, चाहे उसमें ठोस परिक्षेपित हो चाहे उसमें द्रव परिक्षेपित हो, नाम हमेशा क्या होगा, एरोसोल ही होगा। अब अगर गैस में ठोस परिक्षेपित है तो वो धुआं बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो धुआं या धूल बन जाएगी। जो गर्मियों में एक गुबार उठता है ना, धुएं का बवंडर, तो वो भी एक एरोसोल कहलाता है। और जो सर्दियों में लकड़ियां या कुछ भी जलाने से धुआं उठता है वो भी एक तरह का क्या है, एरोसोल है। लेकिन ठोस में गैस में ठोस घुला हुआ है इन दोनों में। लेकिन जब गैस में द्रव घुलने की बात आती है तो वो बात आ गई बादल या धुंध, जो कि हमें सर्दियों में या बरसात में नजर आ रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं हमको, राइट। दूसरी बात, ठोस जब ठोस में घुला हो तो उसे ठोस सोल कहते हैं, और जब गैस में ठोस घुला हो तब भी उसे ठोस सोल कहते हैं। तो ये दोनों देखिए, जब डीएम ठोस हो और एक बारी ठोस में ठोस घुला और एक बारी ठोस में गैस घुला हो, तो वो दोनों का नाम ठोस सोल होगा। ठोस में ठोस, राइट, कैसे पता लगेगा, तो जैसे आपने रत्न देखे, रंगीन कांच देख सकते हैं आप, राइट। तो ये सब में क्या है, एक कलर्ड सब्सटेंस होता है जिसके कारण ठोस को रंग आ रहा है, और एक कांच होता है तो रंगीन कांच। दो अलग अलग डी ब्लॉक धातुएं जब आपस में मिल जाती हैं तो वो रत्न बनते हैं अलग अलग तरह से। तो वहां पर भी हमें एक ठोस सोल का उदाहरण है, राइट। ठोस में गैस का उदाहरण क्या है, तो ठोस में गैस का उदाहरण आप जानते हैं, वो एक हल्का सा पत्थर आता था जिसे कुछ लोग पारस पत्थर भी बोलते थे, प्यूमिस स्टोन जो आता है। एक कई बार आपने देखा होगा एक ऐसा रबड़ आता है जो वजन में काफ़ी हल्का होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कार, जीप, ट्रक के टायर का जो रबड़ होता है वो भारी होता है। लेकिन एक ऐसा रबड़ भी आता है जो हल्का होता है लेकिन देखने में भारी लगता है,
तो ये दो उदाहरण हैं ठोस सोल के। आपने देखा जब ठोस में ठोस हो या जब ठोस में गैस हो तो दोनों का ही नाम क्या है, ठोस सोल। फिर बात आती है जब ठोस में द्रव हो। जब ठोस में द्रव हो यानी किसी सॉलिड में कोई द्रव घुला हुआ हो तो उसे कहते हैं पनीर या जेली, और नाम भी जेली से जेल ही आता है। तो आपको इसे उल्टा याद रखना है। जेली में क्या है, तो जेली में क्या है, थोड़ा सा द्रव है और कुछ ठोस पदार्थ है। उस ठोस में कुछ द्रव भी है, राइट। बाहर से वो ठोस दिखता है लेकिन आपको पता है अंदर से वो लिस लिसा टाइप है, तो वो जेली है। तो जेली से बनेगा जेल, और जेल क्या होता है, ठोस में द्रव घुला हुआ है, राइट। तो ये तो नाम हमें यहाँ याद हो गए। डीपी जब ठोस हो तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब जब डीपी ठोस होगा यानी परिक्षेपित प्रावस्था ठोस होगी, तब तब कोलोइडी विलयन का नाम हमेशा सोल ही होगा। अगर ठोस में है तो ठोस सोल, ठोस अगर द्रव में है तो द्रव सोल, ठोस अगर गैस में है तो एरो मतलब एयर सोल, गैस सोल भी कह सकते हैं आप इसे। तो इस प्रकार आपके पास ये नाम याद करने का तरीका हो गया। अब बचे नाम केवल दो। तो इमल्शन तो सरसों के तेल में पानी या पानी में सरसों का तेल, तो द्रव यानी इमल्शन। दूध हो गया, मक्खन हो गया, राइट। दूसरा द्रव में गैस, जब पानी हो और उसमें गैस भी हो तो झाग आ जाएंगे, राइट। और झाग से आपको पता लगेगा इसका नाम झाग ही है या फोम है, और ये क्या है, द्रव में गैस है। तो बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किस प्रकार कोलोइडी विलयनों का हम भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। आपने देखा कुल 8 प्रकार के कोलोइडी विलयन आप यहां बना सकते हैं। कितने विलयन बना सकते हैं, कुल 8 प्रकार के कोलोइडी विलयन आपके यहाँ भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बन जाते हैं। तो कोलोइड क्या है, विषमांगी तंत्र है। पहली चीज क्या होता है, कोई एक पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण साइज का 1 से 1000 नैनोमीटर आकार के कण दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहते हैं। जिसमें परिक्षेपित रहते हैं वो है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम, और जो परिक्षेपित है वो है परिक्षेपित प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, और इसी के याद रखने के लिए मैंने आपको एक टेबल समझाई। तो जब जब डीपी ठोस है नाम क्या आएगा, सोल। अगर ठोस में है तो ठोस सोल, अगर ठोस आपका गैस में है तो एरोसोल, और अगर ठोस आपका द्रव में है तो द्रव सोल या केवल सोल लिख दो, राइट। जब गैस में ठोस हो तो एरोसोल, और गैस में अगर द्रव हो तो भी एरोसोल। ये 5 नाम याद हो गए हमको, ठीक। ठोस में जब गैस हो तब भी उसे क्या कहेंगे, ठोस सोल। लेकिन ठोस में जब द्रव हो तो उसे किसी प्रकार का सोल नहीं कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, जेल। बात आती है द्रव की तो पायस, और द्रव में गैस तो झाग या फोम। इस तरह से आप ये नाम याद रख सकते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 में तो सोल आ रहा है। अब आपको सोल याद रखना है, कब कब सोल आता है। ठोस सोल कब कब आता है, तो ठोस सोल कब आएगा, जब ठोस में घुला हो, जब ठोस में घुला हो, या जब ठोस गैस में घुला हो। यानी डीपी ठोस होना चाहिए जब भी ठोस सोल नाम आएगा। अच्छा, डीएम गैस है तो नाम हमेशा क्या आएगा, एरोसोल। अब हमें पता है गैस में तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो ठोस या द्रव। तो जब डीएम ठोस है तो नाम आएगा एरोसोल, और जब डीपी ठोस है, राइट, और जब डीएम ठोस है तो नाम आएगा ठोस सोल। इस प्रकार, और डीपी जब ठोस है तब भी नाम आएगा सोल। तो इस प्रकार आ गया। बाकी द्रव गैस द्रव और द्रव ठोस आप अलग से याद रख लीजिए, अपने आप आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। मुझे लगता है जो मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है कि जब द्रव ठोस में होता है तो उसे जेल कहते हैं। आपको ये कंफ्यूज करेगा। बाकी ये 2 तो अच्छे से याद हो जाएंगे। झाग कब बनेगा, जब गैस हो, किसमें, द्रव में। भाई हम पानी में सर्फ डालते हैं और उसे स्टिर करते हैं तो क्या एयर जा रही है, और उस एयर से क्या हो रहा है, वहाँ झाग आ रहे हैं। झाग उत्प्लवन विधि, साबुन की झाग इसका एग्जाम्पल भी है, राइट। तो ये 2 नाम अच्छे से याद हो जाते हैं, और ये ऊपर के नाम बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप बात कर सकते हैं, नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। उदाहरण क्या है, तो जब द्रव में ठोस हो, पानी में ठोस हो, तो आप देखिए पानी है, पेंट मिला दो, पेंट मिला दिया, गाढ़ा गाढ़ा पेंट होता है, पानी में मिला दिया तो उसमें कुछ गाढ़े होते हैं, तो ये पेंट हो गया पानी में ठोस का उदाहरण, राइट। बाकी सारे उदाहरण में बात कर ही चुका हूं आपसे। तो ये सारा वर्गीकरण बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप चाहे जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई नीट की तैयारी कर रहे हो,
आप मान सकते हैं, क्योंकि आजकल मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो आप मान सकते हैं साल में 2 बार जेईई मेन हो रहा है, तो 2 बार जेईई मेन और 6 शिफ्ट अगर दोनों की मानूं तो 12 एग्ज़ाम में कम से कम 2 सवाल आपको इस टेबल पर देखने को मिल जाएंगे। तो 12 एग्ज़ाम में से हो सकता है आपने टेबल अच्छे से याद करी और आप ही की शिफ्ट में ये सवाल आ जाए, तो आपके 4 नंबर पूरे पक्के हैं टेबल याद करने पर ही। तो लर्न करिए, मगअप करिए अच्छे से और इसे रट डालिए। बाकी बात करते हैं कोलोइडी विलयन के 2 और तरह के वर्गीकरण। एक तो डीपी के कणों के आकार के आधार पर या उनके प्रकार के आधार पर, दूसरा डीपी एवं डीएम के बीच किस प्रकार का इंटरेक्शन है, आपस में प्यार करते हैं कि नफरत करते हैं, उसके आधार पर। तो 2 और वर्गीकरण है, आइए उनकी बात करते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं अब कोलोइडी विलयनों के दूसरे प्रकार के वर्गीकरण, जो कि आपके डीपी यानी विलय जो हम बोल सकते हैं, डीपी यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर होता है, यानी वो कण कैसे हैं, राइट, उनके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण है डीपी, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। अब इसमें 3 तरह के वर्गीकरण हैं। एक तो है बहुआण्विक, आप इसे कह सकते हैं मल्टी मोलिकुलर, बहुत सारे उनसे मिलकर बना है। दूसरा है वृहद आणविक, मैक्रोमोलिकुलर, और तीसरा है सहचारी कोलोइड, जिसे आप मिशेल भी कह देते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले बहुआण्विक मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स की। मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स, बहुआण्विक कोलोइड में क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे तो बहुआण्विक बहुत सारे अणु जरूरी नहीं है अणु ही हो, परमाणु भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण से इसे समझाने की कोशिश करूं, गोल्ड सोल मैंने लिया है, गोल्ड का कोलोइड ले लिया, गोल्ड सोल हमने लिया, या मैंने सल्फर का एसेट सल्फर सोल ले लिया। ठीक, अब होता क्या है इसमें कि एसेट अपने आप में एक अणु होता है, एसेट अपने आप में आपने रासायनिक बंध में पढ़ा होगा, एस8 जो होता है कुछ अपने आप में इस तरह का क्राउन सल्फर टाइप आपका अणु होता है। ठीक, ऐसे कई कम से कम 1000 अणु एक साथ मिल जाते हैं और वे एक साथ जब जुड़ जाएंगे तो एक पुंज यानी एक बड़ा आकार का कण बनाएंगे। उस कण की जो सीमा होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाती है, और इस प्रकार वो जो विलयन है वो कोलोइडी विलयन कहलाता है, यानी एक विषमांगी तंत्र हमें नजर आने लगता है। ठीक, वही बिल्कुल सेम कहानी आप कह सकते हैं गोल्ड की। गोल्ड के परमाणु बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो जो पूरा मिलकर बना पुंज, उसका आकार आपके कोलोइडी कणों के आकार की सीमा में आ जाए और ऐसा विलयन हमारा क्या बन जाए, कोलोइडी विलयन बन जाए, जिसे हम सोल भी कहते हैं। तो ये एक तरह के बहुआण्विक कोलोइड हैं, राइट। अब बात करते हैं वृहद आणविक कोलोइडों की। तो वृहद आणविक कोलोइडों में क्या होता है कि कुछ तत्व या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके खुद के ही कण इतने बड़े होते हैं, एक अणु ही इतना बड़ा होता है कि वे कोलोइडी आकार की सीमा में होते हैं। जैसे मैं नाम लिखूं तो शायद आपको अच्छे से क्लिक हो, सेल्यूलोज प्राकृतिक कोलोइड है। सेल्यूलोज आप जानते हैं, सेल्यूलोज का जो अणु होता है वो अपने आप में काफी वृहद है, इट इज हाईली मैक्रोमोलिक्यूल। तो इसका जब विलयन बनेगा तो बेसिकली ये शुद्ध विलयन नहीं बनाकर, वास्तविक विलयन नहीं बनाकर क्या बनाएगा, हमेशा कोलोइडी विलयन बनाएगा। इसी का एक बंधु है स्टार्च, राइट। तो ये 2 मैंने ऐसे लिखे जो प्राकृतिक वृहद आणविक कोलोइड हैं। आज की दुनिया में हमने कहीं आर्टिफिशियल वृहद आणविक कोलोइड भी बना रखे हैं, जैसे हम कहते हैं संश्लेषित रबड़, सिंथेसाइज्ड रबर जिसे हम बोलते हैं,
राइट, जो हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। दूसरा हम बात कर सकते हैं नायलॉन की, हम बात कर सकते हैं पॉलीथीन की। तो ये सब जो हैं ये हमने क्रिएट किए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं, ये नेचुरल हैं, लेकिन इन सब में अणुओं का आकार इतना बड़ा है कि जब हम इन्हें विलयन बनाते हैं तो ये शुद्ध या वास्तविक विलयन नहीं बनाकर क्या बनाते हैं, राइट, एक कोलॉइड बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनके अणुओं का आकार ही, एक अणु का आकार ही कोलॉइडी कणों के माप के भीतर बनता हो, तो उनका विलयन हमेशा कोलॉइडी विलयन कहलाता है। और ऐसे कोलॉइडी विलयन बृहद आणविक कोलॉइड या मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा आता है सहचारी कोलॉइड यानी मिशेल कोलॉइड्स। अब इसका क्या फर्क है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैक्रो और मिशेल में एक ही बात है, तो थोड़ा सा अलग कहानी है। मिशेल कोलॉइड वो कोलॉइड होते हैं कि एक न्यूनतम सांद्रता तक तो वे वास्तविक विलयन है, एक न्यूनतम सांद्रता तक तो वास्तविक विलयन है, कणों के आकार से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यानी जो भी पदार्थ हमने डाला हुआ है, जो भी सब्सटेंस हमने डाला हुआ है, एक न्यूनतम सांद्रता के नीचे तक तो वे वैद्युत अपघटे विलयन जैसा काम करते हैं। जैसे सोडियम स्टेरॉइड RCO - Na+, राइट, यहाँ पर R का वैल्यू होता है सोडियम स्टेरेट में C17H35, राइट। तो सोडियम स्टेरेट जो है वो एक न्यूनतम सांद्रता तक तो वैद्युत अपघटे विलयन की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब हमने सांद्रता एक न्यूनतम से बढ़ा दी है, राइट, और जिसे हम कहते हैं CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही सोडियम स्टेरेट की सांद्रता विलयन के भीतर CMC को क्रॉस करेगी और विलयन का तापमान ग्रेटर देन क्राफ्ट टेम्परेचर TK से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, जैसे ही विलयन का तापमान क्राफ्ट टेम्परेचर से बड़ा होगा और इस सोडियम स्टेरेट की सांद्रता CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगी, ये वास्तविक विलयन से बदलकर कहां आ जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें, कोलॉइड में। इसीलिए इन्हें बोलते हैं सहचारी कोलॉइड या मिशेल कोलॉइड्स, राइट। तो मिशेल में क्या होता है, एक क्रिटिकल सांद्रता के नीचे तक तो वे वैद्युत अपघटे विलयन के जैसे व्यवहार करते, जैसे ही सांद्रता उसके ऊपर और यदि ताप भी क्राफ्ट टेम्परेचर TK के बड़ा हो तो आप कह सकते हैं अब वे मिशेल निर्माण करेंगे, और मिशेल निर्माण करने पर वे एक कोलॉइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। तो एक न्यूनतम सांद्रता पर तो वे क्या बने रहते हैं, वैद्युत अपघटे वास्तविक विलयन, लेकिन उससे ऊपरी सांद्रता पर मिशेल निर्माण हो जाएगा, यानी वे कोलॉइड में परिवर्तित हो जाएंगे। कब, जब टेम्परेचर आपका क्राफ्ट टेम्परेचर से बड़ा हो तब की बात हम लोग कर रहे होंगे। अब हमारे पास क्योंकि ये एक नया पॉइंट है और मिशेल कैसे बनेगा, क्या कंपाउंड होता है, किस तरह से निर्माण होता है, इसके बारे में जानकारी करना है। तो अब हमारा अगला हेडिंग हो गया कि मिशेल किस तरह से निर्मित होता है, मिशेल निर्माण विधि क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला हेडिंग हो गया मिशेल निर्माण विधि। बच्चों बात करते हैं अब मिशेल निर्माण की क्रियाविधि की, किस तरह मिशेल निर्माण होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जब हम कोई भी ऐसा पदार्थ डालते हैं जो मिशेल निर्माण कर सकता है, वे सामान्यतः ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इस प्रकार की कहानी होती है। आप ये कह सकते हैं ये तो जल विरोधी। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। समूह है या ये क्योंकि R अल्काइल ग्रुप काफ़ी लंबा होता है इसलिए जल विरोधी पूंछ भी इसे बोल दिया जाता है, और क्योंकि इस पर आवेश है इसलिए ये जल के साथ तो जल रागी, राइट, हेड इसे बोल दिया जाता है।
तो एक तो हो गया हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, और एक हो गया हाइड्रोफोबिक टेल। अब जैसे मान लो मैं उदाहरण लेता हूं सोडियम स्टेरेट का। सोडियम स्टेरेट होता है C17H35COO-Na+। तो अब होगा क्या कि जैसे CH3 CH2 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 इस तरह से आपके पास ये लंबी एक चेन बनती जाएगी। कितने कार्बन आएंगे ऐसे, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 8 आएंगे, और एक ये 17 कार्बन, और फिर फाइनली जाकर आपके पास यहाँ आएगा CO- और Na+। तो आप कह सकते हैं ये जो हिस्सा है ठीक, ये हमारा जल को आकर्षित करने वाला, जल की तरफ आकर्षित करने वाला हिस्सा है, ये सिर है, और ये एक लंबी पूंछ हो गई जिसे आप बोल सकते हैं जल विरोधी पूंछ, ठीक, या जल विरोधी समूह, इस तरह के होते हैं। अब मिसेल कैसे निर्माण होता है जरा इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जब आप इसे एक बेयर मिनिमम सांद्रता के ऊपर डालेंगे तभी मिसेल निर्माण होगा। तो सामान्यतः ये सोडियम स्टेरेट जो कि साबुन में मुख्य घटक होता है, इसकी CMC होती है 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल पर लीटर, यानी इससे ज़्यादा होगा तभी आप कह सकते हैं कि मिसेल निर्माण होगा, अन्यथा मिसेल निर्माण नहीं होगा। एक मिसेल में कितने कण हो सकते हैं, तो एक मिसेल में सामान्यतः 100 या 100 से अधिक कण हो सकते हैं, 100 या 100 से अधिक। कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे कितने कण हो जाएंगे 100। अब कैसे मिसेल निर्माण होगा, आइए इसे थोड़ा सा एक चित्र से समझते हैं। तो आपको पता है ये जल के विपरीत दिशा में भागेगी और ये जल की तरफ आकर्षित होगा। तो एक बीकर में जब हमने सोडियम स्टेरेट घोला होगा जिसमें पहले से जल है डाला होगा, तो मान लीजिए ये जल है, तो ये जल है, तो जल की तरफ ये हिस्सा आकर्षित होगा। हम इसे दिखाते कैसे हैं, तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, बार बार सी नहीं बनाएंगे। 17 है तो 8 ये होने आने चाहिए, 4 5 6 7 8, और ये हो गया CO-Na। तो यहाँ पर हम एक गोला दिखा देते हैं जिसमें आवेश लगा देते हैं, और ये लंबी पूंछ हो गई। तो आप इसे ऐसे छोटा सा जिगजैग जिगजैग और गोला, तो ये हमारा एक सोडियम स्टेरेट का आयन हो गया, छोटा रूप में दिखा दिया। तो अब ये जो है ये आयनिक हिस्सा है जो जल की तरफ आकर्षित होगा। तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से आपके पास, जब आपने इसे जल में घोला होगा तो कुछ इस तरह से होगा। धीरे धीरे हम इसकी सांद्रता बढ़ाते गए, यानी और अधिक अणु डालते गए, तो होगा क्या, जब सांद्रता बढ़ने पर, इनकी सोडियम स्टेरेट की सांद्रता बढ़ाई जाने पर, यानी जब सांद्रता ग्रेटर देन इक्वल टू CMC हो जाएगी, क्रिटिकल मिसेल सांद्रता क्रांतिक मिसेल सांद्रता से जब बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, तो ये जो हैं अधिक के कारण ये इधर विलयन में अंदर की तरफ खींचते हैं। जब ये विलयन में अंदर की तरफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है। ठीक है, तो ये जब हमारा बन गया तो ये सब जल के आकर्षित हैं, और इन्होंने जो हाइड्रोफोबिक थे, जल विरोधी थे, इन्होंने आपस में अपनी तरफ समूह बना लिए बीच में, राइट। तो इसे बोलते हैं आयनिक मिशेल। क्या बोला जाता है इसे, आयनिक मिशेल, जिसके बारे में इसी साल जेई मेंस में सवाल आया। आयनिक मिशेल का रूप कैसा होता है, ये यहाँ पर अलग अलग बीकर उन्होंने बनाकर दिए थे। तो ये आयनिक मिशेल तभी बनेगा जब इन अणुओं की सांद्रता CMC से बड़ी हो और तापमान क्राफ्ट टेम्परेचर TK से बड़ा हो, तो ये इस प्रकार आयनिक मिशेल आपका बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही मिशेल अपमार्जक जो आते हैं उनमें भी बनता है। अपमार्जक में जो घटक पदार्थ होता है वो सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है।
सोडियम लॉरेल सल्फेट आपका ये फॉर्मूला होता है उसका, यहां पर सोडियम लॉरेट सल्फेट, इसमें भी इसी प्रकार का मिसेल निर्माण होता है, राइट। तो साबुन में सोडियम स्टीरेट होता है, अपमार्जकों में सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है, राइट। तो दोनों जगह मिसेल निर्माण की विधि सेम है। और आप देखिए हाइड्रोफोबिक पहले ऊपर की तरफ होंगे और हाइड्रोफिलिक जल रागी, जल का राग जपने वाले, जल को प्यार करने वाले जल में होंगे। और जब सांद्रता बढ़ेगी तो ये जल से विरोध करने वाले सब आपस में मिल जाएंगे और बाहर से कैसा रूप धारण कर लेंगे कि हाँ भाई हम तो सब जल को आकर्षित करने वाले हैं, जल के अणु इधर आकर्षित रहेंगे। इस तरह से अगर ये यहाँ नेगेटिव है तो ये जल को लगेगा हाँ ये एक आकर्षण करने वाला कण है। अब इसमें आता है कि किस तरह से साबुन किसी भी कपड़े की गंदगी को हटाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साबुन की क्रियाविधि क्या है, मिसेल निर्माण के द्वारा किस तरह से साबुन कपड़ों पर से गंदगी हटाता है। तो आइए उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ, जब हमें साबुन की क्रियाविधि समझनी है तो हमें पता है कि भाई ये हमारा एक कपड़ा है, इस पर ये एक डर्ट है, डर्ट हम मान लेते हैं, ग्रीस लग गया है हमारे कपड़े पर, हमें किसी साबुन द्वारा हटाना है। तो अब हमने ये कपड़ा पानी में डाला, पानी में साबुन घुला हुआ था, तो होगा क्या, इस डर्ट के ऊपर ये इस तरह से मिसेल का निर्माण हो जाएगा। राइट। और जब ये पूरा मिसेल का निर्माण हो जाएगा तो ये फाइनली डर्ट को बाहर पकड़ के, यानी ये ग्रीस जो है यहाँ इसे ऐसे ट्रैप करके और पानी में जोर से इसे खंगालने पर ये ग्रीस को अपने साथ बहाकर बाहर ले जाता है। यानी ये ऐसा हिस्सा बाहर आ जाएगा और कपड़ा साफ सुथरा बच जाएगा, यानी मिसेल बनेगा और इसको डर्ट को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। जितना अच्छा ये मिसेल बनेगा, जितने अच्छे से ये इस डर्ट को, ग्रीस को जकड़ेंगे, जो कि जल विरोधी हैं, लेकिन जल विरोधी तो है लेकिन ऑयल विरोधी नहीं है, ऑयल का राग जपने वाली पूंछ है ये। तो जैसे ही ऑयली डर्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये इसके चिपक जाएंगे और इसे बाहर खींचकर ले जाएंगे पानी के साथ। इस प्रकार साबुन किसी भी कपड़े पर जमी गंदगी को क्लियर कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है, राइट। तो जितना बढ़िया आपका ये चेन होगा, उसकी इधर जितनी बढ़िया बॉन्डिंग होगी, उतनी ही अच्छी साबुन की क्रियाविधि होगी। ये सिंपल सी क्रियाविधि है। इस साल इस पर सवाल आया, उसके पिछले साल इस पर सवाल आया था, इस पर उसके पहले आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका मिसेल निर्माण से कोई ना कोई छोटा मोटा सवाल आ ही रहा है। उसके पहले क्राफ्ट टेम्परेचर पर सवाल आ चुका है। ये एक और डाटा है जहाँ पर सवाल बन सकता है, मिसेल में कम से कम 100 या उससे अधिक कण उपस्थित होते हैं। सीएमसी जो साबुन की है, यानी सोडियम स्टीरेट की है, वो 10⁻³ से -4 मोल पर लीटर होती है, ठीक। अपमार्जकों की सीएमसी थोड़ी सी और कम होगी। आपको पता है डिटर्जेंट जो हैं वो जल्दी झाग दे देते हैं, इसका मतलब उनकी सीएमसी और कम होगी, ठीक है। तो जितना अच्छा साबुन होगा उसकी सीएमसी उतनी ही कम होती जाएगी, क्राफ्ट टेम्परेचर भी उतना ही कम होता जाएगा। आपको पता है जो कच्चा साबुन आता है, जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे, जो किलो के भाव से आता है, उसमें कई बार वो ठंडे पानी में झाग नहीं देता था, तो हमें पानी गर्म करना पड़ता था ताकि बढ़िया झाग दे। तो वो उसका क्राफ्ट टेम्परेचर का रोल है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, तब जाके क्लीनिंग आता है, तो सीएमसी उसका थोड़ा हायर होगा। इस प्रकार ये मिसेल निर्माण विधि है। आपको ये थ्योरेटिकल हिस्सा है और ये इसका प्रैक्टिकल है कि एक कपड़ा है जिस पर ये गंदगी जमी है, साबुन का घोल बनाया, साबुन के घोल में डाला, सोडियम स्टीरेट मानकर चलते हैं, सोडियम स्टीरेट ने इस तरह से ग्रीस को जकड़ा और इस तरह से पूरा घेरा बनाकर बाहर निकल लिया, राइट। तो ये साबुन की क्रियाविधि एज वेल एज मिसेल निर्माण विधि आ गई। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के कोलोइडी विलयनों की, जो होते हैं कि डीपी और डीएम के मध्य किस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं हैं, यानी उनके बीच इंटरेक्शन कैसा है। तो बच्चों आप बात करते हैं डीपी एवं डीएम के कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया, उनके बीच इंटरेक्शन कैसा है। उसके आधार पर कोलोइडी कणों का वर्गीकरण, दो प्रकार के कोलोइडी विलयन हो सकते हैं, द्रव रागी कोलोइड लायोफिलिक कोलोइड और द्रव विरागी लायोफोबिक कोलोइड। फोबिक यानी जिन्हें फोबिया हो, जो दूर भागते हो, जिन्हें वैराग्य हो, घृणा हो,
और फिलिक यानी जिन्हें प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे का राग गाने वाले हों। तो एक तो लायोफिलिक कोलॉइड द्रव रागी कोलॉइड और एक लायोफोबिक यानी द्रव विरागी कोलॉइड, ये होते हैं। अब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो द्रव रागी में क्या होगा, तो भैया हमें साफ सुथरे तरीके से पता है कि द्रव रागी में क्या होगा, द्रव का राग गाने वाले हैं, यानी डीपी और डीएम के मध्य आकर्षण होगा। तो सबसे पहली बात जो हमने देखी, डीपी एवं डीएम के मध्य आकर्षण होगा। डीपी के कण डीएम के कणों की तरफ आकर्षित होंगे, उसकी तरफ भागने वाले होंगे, उसको आकर्षित करने वाले होंगे। अगर ये उसको आकर्षित करने वाले, इसका मतलब दोनों के मध्य आकर्षण है, अर्थात ये स्थायी होते हैं, स्टेबल बनेंगे। दूसरा, क्योंकि दोनों के बीच आकर्षण है तो दोनों को एक पात्र में रख देने से, एक कमरे में बंद कर देने से, जिनके बीच प्यार होता है उन्हें एक कमरे में बंद कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसी तरह डीपी और डीएम के मध्य आकर्षण है तो आप उन्हें एक पात्र में बस मिला दीजिए, कोलॉइड का निर्माण स्वतः हो जाएगा, यानी ये कोलॉइड स्वतः निर्मित हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी बाहरी कारक की वजह से इन्हें अलग अलग कर भी दिया तो भी जैसे ही ये वापस एक पात्र में आएंगे फिर से मिल जाएंगे, तो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अर्थात आप इन्हें क्या कर सकते हैं, अगर अलग कर देंगे तो भी ये वापस निर्मित हो जाएंगे, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, जब मिलेंगे तो स्थायी रहेंगे, स्वतः निर्मित हो जाते हैं, कुछ मिलाने विलाने की आपको ज़रूरत नहीं है बाहरी कारक की। अगर बाहरी कारक ने इन्हें आकर अलग अलग कर भी दिया तो ये वापस से मिल जाते हैं, यानी ये उत्क्रमणीय होते हैं। जबकि द्रव विराग, द्रव से वैराग्य रखने वाले, द्रव से घृणा करने वाले, राइट, तो डीपीएम डीएम के मध्य आकर्षण नहीं होगा। अगर आकर्षण नहीं है तो एक पात्र में भरने से इन्हें निर्माण नहीं होगा, तो ये कोलॉइड स्वतः निर्मित नहीं हो पाते हैं। स्वतः नहीं होते यानी हमें किसी विधि द्वारा इनका निर्माण करना पड़ता है, अर्थात कुछ विधियों द्वारा इनका निर्माण होगा। ठीक है। अब जब हम बना रहे हैं इन्हें, राइट, तो अगर मान लीजिए हमने बिगाड़ दिया तो वापस से हमें ही बनाना पड़ेगा, यानी अपने आप नहीं बनेंगे। अपने आप नहीं बनेंगे तो आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। और अगर ये सब प्रॉब्लम है कि हमें बनाना पड़ रहा है और अगर किसी बाहरी कारक ने बिगाड़ दिया तो फिर से हमें ही बनाना पड़ेगा, यानी खुद से नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये कम स्थायी होते हैं। कम स्थायी का मतलब बस किसी वजह से आपने मिला दिया है तो एक पात्र में है, कोलॉइडी बनकर रह रहे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच प्यार तो है ही नहीं, वहाँ तो घृणा है, राइट। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण हो गया, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब क्योंकि हमें पता है कि लायोफिलिक तो भाई अपने आप बन जाएंगे, लेकिन लायोफोबिक हमें बनाना पड़ेगा, तो किन किन विधियों द्वारा हम लायोफोबिक कोलॉइड का निर्माण कर सकते हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट है कोलॉइड निर्माण की विधियां। आइए बच्चों अब बात करते हैं कोलॉइड निर्माण की विधियों के बारे में। कोलॉइड निर्माण मुख्यतः 3 अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा किए जा सकते हैं। इन विधियों को या फिर हम 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, रासायनिक विधियों द्वारा यानी किसी केमिकल मेथड द्वारा, या फिर ब्रेडिग आर्ग मेथड द्वारा, राइट, और या फिर पेप्टन या पेप्टीकरण द्वारा। इस तरह से कोलॉइड निर्माण किया जा सकता है। कोलॉइड निर्माण की विधियों को मेनली 2 भागों में बांटा जा सकता है, या तो डिस्पर्शन यानी परिक्षेपण विधियां या संघनन विधियां। डिस्पर्शन परिक्षेपण विधियों का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा टुकड़ा है, आपने उसे डिस्पर्स्ड करा दिया, तो वो डिस्पर्शन विधि हो गई, परिक्षेपण विधि हो गई। संघनन विधियों का क्या मतलब है, संघनन विधियों का मतलब है कि छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आपने उन्हें संघनित करा दिया और कोलॉइडी आकार में ले आए। तो एक तो बहुत बड़े को तोड़कर कोलॉइडी आकार में ले जाना है, बहुत छोटे छोटों को मिलाकर
कोलोडी आकार में ले आना। तो ये दो प्रकार की विधियां, आप हर विधि को इन दो भागों में बांट सकते हैं। कोई विधि संगणन विधि होगी, कोई विधि परिक्षेपण विधि होगी, यानी या तो डिस्पर्शन मेथड होगा या कंडेंसेशन मेथड होगा। जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँ, हमारे घर में चक्की होती है, एक बड़ा दाना है, चक्की से एक बड़े उसको या किसी बॉल मिल से या किसी सेंट्रीफ्यूज से एक बड़ी चीज़ को हम छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसका आज के ज़माने में जो यूज़ है वो मिक्सर ग्राइंडर के फॉर्म में आप कह सकते हैं। तो एक बड़ी चीज़ को आप मिक्सर में डाल दीजिए, छोटे छोटे पार्टिकल उसके हो जाएंगे। तो एक तरह से आपने बड़े को किस में बदल दिया, छोटे कणों में, कोलोइडी आकार के कणों में। तो ये कौन सी विधि हो गई, ये हो गई परिक्षेपण विधि, राइट। लेकिन ये मैकेनिकल विधि है, इनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे। हम केवल बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मेथड्स की बात कर रहे होंगे। उसमें सबसे पहला आता है बाय यूजिंग सम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में आपने रिएक्शन कराई, किन्हीं दो के बीच, दोनों डिकम्पोज हो गए, और जब दोनों डिकम्पोज होकर आपस में मिल गए तो इनका कुछ हिस्सा तो अलग हो गया और कुछ मिलकर कोलोइडी आकार के कणों में आ गए, राइट। तो इस प्रकार विधियाँ, अब जैसे ये है तो AH2O3 और H2S दोनों डिकम्पोज हो गए, तो आप इसे कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन। दो चीजें डिकम्पोज हो रही हैं और जो उत्पाद बन रहा है उसके अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं और सॉल्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक पहला मेथड हो गया। तो इस तरह का आपको एक रिएक्शन भी याद करना है। आजकल संभावनाएं हैं कि रिएक्शन भी सीधी सीधी पूछी जाए। दूसरी है SO2 में सल्फर +4 में है, यहाँ -2 में है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, तो एक रेडॉक्स विधि है। तीसरी भी अगर आप देखें तो एक रेडॉक्स विधि है, राइट। अब जब यहाँ पर रेडॉक्स तीसरी आपकी रेडॉक्स आप कह सकते हैं, रेडॉक्स विधि है। AU अपचयित हो रहा है, लेकिन आप इसे एक तरह से जल अपघटन सॉर्ट ऑफ विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स प्लस जल अपघटन दोनों विधि है ये। तो आप देखिए यहाँ किस प्रकार से हमने सल्फर को इकट्ठा किया और उसका सॉल्ट का निर्माण किया। तो केमिकल मेथड्स में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है ये पहचान में आना चाहिए, राइट। दूसरी बात, किनके बीच रिएक्शन होकर कौन सा कोलोइड बन रहा है ये भी पता लगना चाहिए। जैसे ये प्योरली जल अपघटन विधि है, यहाँ कोई रेडॉक्स वेडॉक्स नहीं है, तो यहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट हमें निर्मित होकर मिलता है। तो ये तो हो गई रासायनिक विधियाँ। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोड वगैरह लगाते हैं। अब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ये बहुत सिंपल सा फिजिकल मेथड है, ब्रेडिग-आर्क्स मेथड, राइट, या वैद्युत अपघटन मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं, ये दो मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है सोने का, चांदी का या प्लेटिनम का सॉल्ट इससे बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सी विधि है। आपने दो इलेक्ट्रोड, मान लीजिए आप प्लेटिनम का सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं, प्लेटिनम का कोलोइड बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड ले लिए, ये इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज की बैटरी से जब आपने इन्हें कनेक्ट किया तो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यहाँ स्पार्क हुआ। अब जब यहाँ स्पार्क होगा और बहुत सारी ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो जो यहाँ की धातु है वो वेपराइज हो गई, यानी फैल गई, डिस्पर्स हो गई। लेकिन आप देखें बगल में मैंने आइस वाटर बाथ रखा हुआ है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल रखेगा। तो उस कंट्रोल टेम्परेचर के कारण, स्पार्क के कारण पहले तो क्या हुआ, वेपराइजेशन, लेकिन इस आइस वाटर बाथ के कारण वापस से क्या हुआ, कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन यानी ये तो डिस्पर्शन हो गया, यानी मैंने जो ये धातु के रूप में था इन्हें डिस्पर्स किया, लेकिन जब डिस्पर्स हुए तो बहुत छोटे छोटे हो गए और फिर उन वापस छोटे छोटों को हमने कंडेंस कर दिया, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बनकर आ गया हमारे पास, राइट। तो इस प्रकार डीएम मैंने पहले ही भरा हुआ था, तो जैसे ही सॉल्ट बना वो डीएम में मिला और हमारे पास कोलोइडी विलयन बन गया। तीन मुख्य धातुओं के कोलोइडी विलयन इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं, ब्रेडिग-आर्क्स विधि। इस पर भी आपका जेईई में सवाल आ चुका है, राइट। तो आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड है, कौन कौन से सॉल्ट बनते हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, एक विधि का वर्णन भी बोर्ड में भी ये काम आता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है पेप्टीकरण या पेप्टन, जिसे आप बोल सकते हैं, पेप्टाइजेशन इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे, राइट। अब पेप्टाइजेशन और पेप्टन क्या है, तो बेसिकली मान लीजिए मेरे पास एक अवक्षेप बना, वो अवक्षेप किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए इसका अवक्षेप बना, अभी अभी बना, इसका अवक्षेप बन गया मेरे पास। अब इस अवक्षेप से मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो FeOH होल थ्राइस का अवक्षेप है। किसका अवक्षेप है, FeOH होल थ्राइस का अवक्षेप है, अभी अभी बना है। मैंने क्या किया, इस अवक्षेप
को DM यानी जिसके साथ कोलोइडी विलयन बनाना है प्लस एक इलेक्ट्रोलाइट, एक वैद्युत अपघटय डाल दिया। मान लीजिए मैंने FeCl3 ही डाल दिया, राइट। अब जैसे ही मैंने थोड़ी सी मात्रा में ये वैद्युत अपघटय डाला, इसके ऊपर मान लीजिए इस अवक्षेप के ऊपर जो कि FeOH होल थ्राइस का अवक्षेप था, इसके ऊपर Fe+3 आयन चिपक गए। अब ये Fe+3 आयन चिपके तो ये विरोध के कारण, स्थिर वैद्युतिक विरोध के कारण ये दूर दूर भागेंगे। जब ये दूर दूर भागेंगे तो उस अवक्षेप को भी तोड़ देंगे। जैसे ही अवक्षेप टूटा तो आपके पास छोटा सा टुकड़ा, ऊपर Fe+3, छोटा सा टुकड़ा ऊपर Fe+3, इस तरह से ये प्रोसेस हुआ और आपको फाइनली क्या मिल गया? कोलोइड मिल गया। तो ताजा बने अवक्षेप को आप चाहें तो इमीडिएटली छोटा सा, थोड़ी सी मात्रा में वैद्युत अपघटय मिलाकर वापस से उसे किस में बदल सकते हैं? कोलोइड में बदल सकते हैं। जो वैद्युत अपघटय हम मिलाते हैं वो बेसिकली पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइजिंग एजेंट और पेप्टिकर्मक। प्रोसेस क्या है कि जो वैद्युत अपघटय में धनायन और ऋणायन होंगे, उनमें से कोई एक आयन इसकी सतह पर चिपकेगा। जब वो समान रूप से आयन चिपकेगा तो इस पर स्थिर वैद्युतिक प्रतिकर्षण लगेंगे। स्थिर वैद्युतिक प्रतिकर्षणों के कारण ये जो बड़ा टुकड़ा है ये टूटेगा और टूटकर जो कणों का आकार बनेगा वो कोलोइडी कणों के आकार के रूप में आ जाएगा और फाइनली हमें एक कोलोइडी विलयन मिल जाएगा। ध्यान रखना है, पेप्टाइजेशन में यानी पेप्टिकरण में पेप्टिकर्मक यानी जो वैद्युत अपघटय मिलाना है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में मिलाना है। ज़्यादा मिला देंगे तो यहाँ के बाद वापस से इसका अवक्षेप भी बन सकता है, जिसे हम स्कंदन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 3 अलग अलग मेथड्स। फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड इनके बाहर हैं, उनके मैंने एक उदाहरण दिया, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ये 3 तो याद रखने ही रखने हैं। जब हम किसी विधि द्वारा कोलोइड बनाते, जैसे यहाँ भी मैंने बनाया, राइट, यहाँ भी मैंने बनाया, तो यहाँ संभावनाएं होती हैं कि कोई ना कोई और इम्प्योरिटी, जैसे वैद्युत अपघटय यहाँ चिपका रह गया या यहाँ कोई और धातु भी आ गई जो इसके साथ मिल गई, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के साथ और कोई बाई प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं इनमें अशुद्धता के कारण। तो जब भी हम कोलोइड बनाते हैं, द्रव विरागी कोलोइड, द्रव से वैराग्य रखने वाले कोलोइड जब हम इन विधियों द्वारा बनाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वैद्युत अपघटय की या किसी और स्पीशीज की छोटी छोटी अशुद्धियाँ रह जाती है, राइट। हमारा उद्देश्य होता है कि जब हम ऐसा कोलोइड बनाएं तो उसमें ये अशुद्धियां कम से कम रहे, इनकी मात्रा हम कम से कम रखना चाहते हैं। तो किसी भी विधि द्वारा बनाए गए कोलोइड का शुद्धिकरण, उसका रिफाइनमेंट या उसका प्योरीफिकेशन बहुत आवश्यक है। तो जब हम कोलोइड बना लेते हैं तो फिर बात करते हैं उसके प्योरीफिकेशन की, उसके शुद्धिकरण की। तो आइए बात करते हैं कोलोइडों के शुद्धिकरण विधियों की। बच्चों अब बात करते हैं कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण की। हमने अभी अभी देखा जब द्रव विरागी कोलोइड विभिन्न विधियों से बनाते हैं तो उनमें कुछ वैद्युत अपघटय कम या ज़्यादा या कुछ और अशुद्धियाँ पाई जा सकती है। तो कोलोइडों की शुद्धिकरण की 3 मुख्य विधियाँ हैं, 2 तो एक जैसी हैं और एक तीसरी अलग है। शुद्धिकरण का नाम आता है तो सबसे पहले आता है कि आप छान दीजिए। तो छान देने के नाम पर जो विधि आती है वो है हमारे पास अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, तो 3 अलग अलग विधियां हैं, 2 मैंने यहाँ पहले से लिखी हुई थी। आप अपोहन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, वैद्युतिक अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। सबसे आसान अति सूक्ष्म निस्यंदन है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक फिल्टर पेपर होता है और ये फिल्टर पेपर सामान्य नहीं होता। सामान्य फिल्टर पेपर को कोलोइडी विलयनों के, अगर सामान्य फिल्टर पेपर लेंगे तो उसमें से कोलोइडी कण भी पास हो जाएंगे। हमें ऐसा फिल्टर पेपर चाहिए जिसमें से छोटे छोटे बाकी सब वैद्युत अपघटयों के छोटे कण सब निकल जाएं, कोलोइडी कण उससे पास नहीं हो। लेकिन सामान्य फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, रंध्र जिन्हें हम बोलते हैं, तो कोलोइडी कण भी निकल सकते हैं। तो हमें इन छिद्रों का जो फिल्टर पेपर पर होते हैं आकार कम करना पड़ता है। कम कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को
सामान्य फिल्टर पेपर है ये। सामान्य फिल्टर पेपर को कोलोइडियन विलयन से भिगाकर फिर बाहर निकालते हैं। कोलोइडल विलयन से जब हम इन्हें भिगाते हैं तो क्या है कोलोइडल विलयन? कोलोइडल विलयन में एक तो ईथर होता है प्लस अल्कोहल होता है और 4% नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। तो एथर और अल्कोहल के में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के विलयन, इसे बोलते हैं कोलोइडियन विलयन। इसमें भिगाया जाता है, भिगाकर, राइट। फिर इसे जब ये भीग गया तो ये हल्का पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा। तो इसे कठोर बनाने के लिए हम इसे फॉर्मल्डिहाइड से गुजारते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से गुजारते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से गुजारते हैं क्यों? तो ये भिगाया तो ये नरम हो गया और वापस कठोर बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड से गुजारा और फिर इसे सुखा देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो इस प्रकार सामान्य फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन के लिए तैयार करते हैं। ये मुझे यहाँ से एक संभावना नजर आती है छोटे छोटे सिंगल करेक्ट सवाल बनने की, इसलिए मैंने इन पर इतना फोकस दिया है। तो इस प्रकार ये फिल्टर पेपर तैयार हो गया। अब जब फिल्टर पेपर हमारा तैयार हो गया तो हमने जो अशुद्ध कोलोइडी विलयन है वो डाला। तो फिल्टर पेपर के आपकी इक्वेशंस कुछ इस प्रकार होती हैं। आप एक डायग्राम कुछ इस तरह का बना सकते हैं। इस तरह से फनल सॉर्ट ऑफ फिल्टर पेपर आपने यहाँ पर बनाया होगा और यहाँ से विलयन जब डाला होगा तो कोलोइड तो ऊपर निकल गया, बाकी सब अशुद्धियाँ नीचे निकल गई। जब कोलोइडी कण ऊपर रह गए तो उन कोलोइडी कणों को वापस से वहाँ से लीजिए ऊपर से और एक शुद्ध परिक्षेपण माध्यम में वापस से उन्हें मिला दीजिए। आपको एक फ्रेश नया कोलोइड मिलकर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो सिंपल है, छानना है अति सूक्ष्म, बहुत छोटे छिद्र वाला फिल्टर पेपर लेना है। छिद्र छोटे कैसे किए जाएंगे? तो पहले कोलोइडिन विलयन से गुजारा जाएगा, जो कि क्या होता है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन होता है ईथर या अल्कोहल में। लेकिन विलयन से गुजारने पर ये नरम पड़ जाएगा, तो कठोर बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड से गुजारेंगे। फॉर्मल्डिहाइड के बाद ये कठोर हो जाएगा, फिर इसे सुखा देंगे, राइट। सुखा देने के बाद फिर हम इसे काम में ले सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसे आपने जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, हमने ज़मीन से आलू खोदे, मिट्टी से सने हुए होते हैं। एक जूट का हम थैला लेते थे और उस जूट के थैले में वो मिट्टी से सने आलू या गाजर हम डाल दें और पानी की तेज स्ट्रीम, तेज़ धारा में उन्हें लगा देते थे। तो पानी जब बाहर निकलता तो मिट्टी बाहर ले जाता था इन पर जो चिपकी हुई रहती थी और हमें साफ़ सुथरे धुले हुए आलू या गाजर प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि यही सेम फंडा हम यहाँ डायलिसिस अपोहन में लगाते हैं। एक अशुद्ध कोलोइडी विलयन अंदर भरा हुआ है। ये गोले से दिखाया हुआ कण तो कोलोइडी कण है और जो क्रॉस से मैंने दिखा रखे हैं यहाँ, ये कोलोइड के उपस्थित अशुद्धियाँ हैं। तो हमने क्या किया, एक जूट के एक छिद्र वाले थैले में, ऐसा छिद्र वाला थैला, अपोहक झिल्ली जिसे बोला जाता है, राइट, डायलिसिस का जो एक झिल्ली होता है उसके लिए, जैसे हमारे शरीर में किडनी एक झिल्ली का काम करती है, तो उस झिल्ली नुमा थैले में हमने ये कोलोइडी विलयन भर दिया जो कि अशुद्ध है। अब जल की धारा, वाटर स्ट्रीम जब हमने प्रवाहित करी तो वो इस, क्योंकि ये छिद्र वाला थैला था तो जल के अणु तेज बहाव के साथ अंदर घुसे और इन क्रॉस वाली अशुद्धियों को अपने साथ बहाकर ले गए। तो थैले के भीतर जो बचा वो शुद्ध कोलोइडी विलयन बचा। पर जल आप कितनी भी तेज गति से बहा दें जल की धारा, ये प्रोसेस स्लो ही होगा। ये भी स्लो है, ये भी स्लो है। धीरे धीरे ही अशुद्धि या मिट्टी आपको पता है बाहर जाती है। आपने
समय के साथ पाया कि अगर हम इन्हें हाथ से मलते रहें तो ये जल्दी साफ हो सकते हैं, राइट। अब विलियन और केमिस्ट्री में हाथ से मलने वाला प्रोग्राम तो हो नहीं सकता, पर हमें पता है कि अशुद्धियाँ क्या हैं, वैद्युत अपघटनीय पदार्थ की अशुद्धियाँ, यानी उन पर आवेश है। तो उस आवेश का यूज़ करते हुए हमने इसे स्पीड देने के लिए क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा दिया कुछ इस तरह से। जब विभवांतर पैदा कर दिया तो ये जल के अणु तेजी से भागे, इनकी गति बढ़ गई तो ये काम भी तेजी से होने लगा, और विभवांतर डेवलप करने के समय पर इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया वैद्युतिक अपोहन, राइट। क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके आप प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। तो वैद्युतिक अपोहन और अपोहन फंडामेंटल सेम है, कहानी भी सेम है, प्रक्रम भी सेम है, बस एक बार ये अपने आप बह रही है, अशुद्धियाँ धीरे धीरे बाहर जा रही हैं, दूसरी बार हमने तेजी से बहा दिया, हमारे कारण तेजी से बहाव हो रहा है तो अशुद्धियाँ तेजी से बाहर जा रही है। और हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने के कारण ये फ्लो फास्ट हो गया, और जब ये फ्लो फास्ट हो गया तो हमने इसे नाम दे दिया वैद्युतिक अपोहन। तो बिल्कुल सेम है, राइट, केवल आपको कैथोड और एनोड की बात कर देनी है। तो ये हो गई 3 अलग अलग विधियां जिनसे हम कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण में डायलिसिस, राइट, अपोहन, अपोहक झिल्ली में कोलोइडी विलयन को भर के किसी विलायक या डीएम की तेज बहाव के साथ धारा बहा दो, वो अशुद्धियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो और तेजी से प्रक्रम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन कर लो, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन में सामान्य फिल्टर पेपर को पहले आपको कोलोइडियन विलयन से गुजारना पड़ेगा, फिर उसे कठोर बनाना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा, तब जाकर आप ये फिल्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, राइट। तो ये 3 अलग अलग विधियां जो आप बात कर सकते हैं किसकी, कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण की। अब बात करते हैं, हमने कोलोइडी विलयन क्या होते हैं ये पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, फिर जो अपने आप नहीं बन पाते उन्हें बनाया, और जब बना तो उनमें अशुद्धियाँ आई तो उन्हें शुद्धिकरण किया। अब बात करते हैं जो विलयन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं। तो नेक्स्ट है कोलोइडी विलयनों के गुणधर्म। बच्चों बात करते हैं कोलोइडी विलयनों के गुणधर्मों की, तो अलग अलग गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो कोलोइडी विलयन में मान लीजिए हमारे पास एक किसी ऐसी काल्पनिक कल्पना करिए कि NaCl का विलयन कोलोइडी विलयन बन जाता है, वैसे तो वास्तविक विलयन होता है। तो अगर 2 मोल NaCl वास्तविक विलयन है और 2 मोल NaCl का विलयन कोलोइडी है, तो कोलोइडी विलयन में कणों की संख्या कम होगी क्योंकि NaCl के कण आपस में जुड़ गए होंगे। अब कणों की संख्या कम हो गई तो बेसिकली यहाँ पर संगुणन हो गया। अब जब संगुणन हो जाता है तो कोलोइडी विलयन और वास्तविक विलयन, समान सांद्रता का कोलोइडी विलयन और उसी सांद्रता का वास्तविक विलयन, तो कोलोइडी विलयन में हमें संगुणन नजर आएगा। संगुणन नजर आएगा इसका मतलब आयोटा <1 नजर आएगा। इसका मतलब अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान जो है वो <, नजर आएगा हमें अणुसंख्य गुणधर्म के सैद्धांतिक मान से, क्योंकि आपका आयोटा जो है वो <1 है, इस वजह से हमारे पास ये कहानी होगी। तो अणुसंख्य गुणधर्म तो दर्शाएंगे क्योंकि कण है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो जो आनी चाहिए थी उससे कम आएगी, क्योंकि वहाँ पर कोलोइडी कणों के आकार बनने के वजह से आयोटा <1 हो गया होगा, संगुणन वहाँ हमें नजर आ रहा होगा। तो अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं पहला चीज, दूसरा कम दर्शाते हैं जो दर्शाना चाहिए उससे, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा टिंडल प्रभाव, सबसे पहले फेराडे ने पता लगाया, लेकिन डिटेल्ड वर्जन इसका टिंडल ने किया, इसीलिए टिंडल प्रभाव बोला जाता है। होता क्या है, मान लीजिए एक बीकर है और इस बीकर में आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है। जब आप ट्रू सॉल्यूशन में लाइट फेंकते हैं तो या तो आप यहां से देख सकते हैं लाइट को, या आप यहां से देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को चाहे आप ऊपर से देख लीजिए चाहे यहां से देख लीजिए, जब यहां से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट कुछ अलग नजर नहीं आएगा, और यहां से आपको एक बिल्कुल क्लियर साफ एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आएगा जिस दिशा में प्रकाश। लंबवत देखेंगे तो आपको कुछ
ऐसा अलग नहीं पता लगेगा कि हाँ यहाँ से लाइट की स्ट्रीम जा रही है, ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन यही काम जब हम कोलॉइडी विलयन में करेंगे, मान लीजिए यहाँ ये कोलॉइडी विलयन है, लाइट स्ट्रीम मैंने यहाँ पर डाला, तो सामने से देखने पर, इधर से अगर मैं देखूंगा, राइट, मैंने अगर इधर से देखा तो मुझे क्लीन दिखाई देते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इधर से देखता हूं तो मुझे ये स्ट्रीम, वाटर की जो स्ट्रीम है, ये जो लाइट की जो स्ट्रीम है जो यहां से गुजर रही होगी, राइट, यहां पर एक चमक दिखाई देती है, अलग अलग रंग की चमक दिखाई देती है, राइट। और एक तरह से यहां पर ये जो कण इस लाइट का प्रकीर्णन कर देते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह हो जाता है, तो हमें एक टिंडल कोन भी नजर आता है, जो कुछ आप इस तरह से कह सकते हैं, राइट। तो ये टिंडल कोन भी हमें यहाँ से नजर आता है, यहाँ से देखने पर। तो टिंडल कोन नजर आता है, ये बात मतलब प्रकाश ऐसे नजर आएगा, चमक दिखाई देगी, ये बात फैराडे ने बताई। टिंडल कोन नजर आएगा और इस तरह से नजर आएगा, और कब कैसा नजर आएगा, ये सारी कहानी टिंडल ने। तो टिंडल कोन का नजर आना क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव बोला जाता है। अब टिंडल ने इसके लिए दो बातें कही कि टिंडल प्रभाव बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक तो आपके पास यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था है और एक परिक्षेपण माध्यम है। तो परिक्षेपण माध्यम के कणों का व्यास, परिक्षेपण माध्यम के कणों का व्यास लगभग जो आपने प्रकाश भेजा उसके लैम्डा के बराबर होना चाहिए, पहली बात तो, राइट। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं म्यू से बताऊं तो डीएम और डीपी के कणों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर बड़ा होना चाहिए, यानी ये किसी भी हालत में लगभग बराबर हो ये नहीं होना चाहिए, इन दोनों के मध्य अंतर लंबा चौड़ा होना चाहिए। तो दो क्वालिटी है जब आप टिंडल इफेक्ट देख पाएंगे। पहला, जो परिक्षेपण माध्यम में उसके कणों का व्यास, जो हमने प्रकाश फेंका उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। दूसरा, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बड़ा अंतर होना चाहिए। बड़ा अंतर होगा तो कण उसे ज़्यादा अलग अलग कोण पर उसे रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, और जब वो रिफ्रैक्शन अलग अलग कोण पर होगा तो ये कोण हमें टिंडल कोण, ये जो कोण बनता है इसे टिंडल कोण बोला जाता है। ये टिंडल कोण हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगा, राइट। इसी फंडामेंटल को जिग्स-मोंडी ने 1903 में यूज करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने में काम में लिया, राइट। तो ये टिंडल प्रभाव एक तरह से इसलिए भी उपयोग हो जाता है क्योंकि इसी के फंडामेंटल पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की नींव रखी गई है या उसका निर्माण किया गया है। ये तो हो गया टिंडल प्रभाव। रंग की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, लाइट फेंकेंगे तो लाइट में रंग दिखेगा, अलग अलग तरह के कण है, लेकिन लाइट कौन सी है, रिफ्रैक्टेड है या इंसिडेंटेड है, कौन सी है, उसके हिसाब से अलग अलग रंग दिखता है। जैसे अगर आप प्रकीर्णित प्रकाश में दूध और पानी का मिक्सचर देखेंगे तो वो आपको लाल दिखाई देगा। तो दूध प्लस पानी, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, दूध प्लस पानी का मिश्रण लाल नजर आता है किसमें? प्रकीर्णित प्रकाश में। उसी तरह आप गोल्ड सोल की बात करें तो गोल्ड सोल, जब ये गोल्ड के कण बहुत छोटे होंगे तो लाल, फिर नीला, फिर बैंगनी, कणों के आकार बढ़ने के साथ साथ, और फाइनली जाकर ये हमें स्वर्णिम यानी गोल्ड रंग का नजर आता है, राइट। तो इस प्रकार कौन से प्रकाश में देख रहे हैं, कणों का आकार क्या है, उस प्रकार से अलग अलग कोलॉइडी विलयनों का रंग अलग अलग नजर आ सकता है। गोल्ड सोल का लाल नजर आना आप देखिए अपने आप में एक तरह से बिल्कुल एक नई बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गए टिंडल प्रभाव, रंग और अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद। फिर बात करते हैं ब्राउनी गति। तो मान लीजिए एक विलयन में मेरे पास, एक पात्र में मेरे पास कोलॉइडी विलयन है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से मैंने इस कोलॉइडी विलयन को देखा तो मैंने ये पाया कि जो कण हैं वो इस तरह से जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं,
और ये गति केवल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है और ब्राउनी ने इसे सबसे पहले देखा, इसलिए इस गति का नाम हो गया ब्राउनी गति, राइट। तो ये जिगजैग मोशन कणों का, ये क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है, राइट। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं पांचवें गुणधर्म आवेश के बारे में। कोलोइडी विलयनों के गुणधर्मों में बच्चों अगली प्रॉपर्टी है कोलोइडी कणों पर आवेश। आवेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये फील नहीं होता कि आवेश क्यों होते हैं, पर एक तरह से आवेश ही एक कारण है जिस वजह से कोलोइड बने रहते हैं, उनका अवक्षेपण नहीं होता। कैसे, ये समझते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये एक विलयन में कोलोइडी कण है। अब अगर इन पर सब पर समान आवेश है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहेंगे, दूर दूर भागेंगे, और जब ये दूर दूर भागेंगे तो इनका आपस में एक जगह जमा होना संभव नहीं हो पाता है, और जब जमा नहीं हो पाएंगे तो ये परमानेंट कोलोइड बने रहेंगे। तो कोलोइडी कणों पर आवेश के कारण कोलोइड हमेशा स्थायित्वता की ओर बढ़ते हैं, या कोलोइड की स्थायित्वता इनकी वजह से परिभाषित या समझाई जा सकती है। अब बात करते हैं कोलोइडों पर आवेश क्यों आता है। दूसरी बात, कोलोइडों पर अगर आवेश आता है तो क्या सब पर एक जैसा आता है या अलग अलग आता है। तो अगर एक ही तरह का कोलोइड है, अगर एक ही तरह का कोलोइड है, यानी मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये AgI का ही सोल है, AgI का ही सोल है अगर ये, तो इस पर एक ही तरह का आवेश होगा तभी ये स्थायित्व होगा, यानी या तो सब पर प्लस हो या सब पर माइनस हो, तभी ये स्थायित्व की ओर बढ़ेगा या स्थायित्वता ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस तो आकर्षित होकर एक दूसरे की तरफ बढ़े चलेंगे और वे अवक्षेपण का निर्माण कर देंगे। ये तो पहली बात हुई कि कैसा आवेश होता है। तो समान रूप का आवेश होता है, यानी समान तरह का, या तो सब पर पॉजिटिव या सब पर नेगेटिव। तो कौन सा हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा सब पर या नेगेटिव होगा, ठीक। इसी आधार पर हम कोलोइडों का एक वर्गीकरण भी कर सकते हैं, कोलोइडी कणों का, धनावेशित कोलोइड और ऋणावेशित कोलोइड। तो जरा उदाहरण से समझते हैं कि कौन कौन से कोलोइड धनावेशित या धनात्मक कोलोइड हैं और कौन कौन से कोलोइड ऋणात्मक कोलोइड हैं। तो धनात्मक कोलोइडों में बच्चों आपके पास उदाहरण आते हैं, सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन, जिसे आप ब्लड की बात रक्त भी कह सकते हैं, रक्त आपका एक कोलोइड है। एक आपके आते हैं Al2O3, आप कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड .XH2O, Cr2O3 .XH2O, इसी में एक और लिख सकते हैं हम Fe2O3 .XH2O, राइट। तो एक तो ये हैं, दूसरे ये हैं, एक हैं आपके जैसे मिथाइलिन ब्लू, इस तरह के कोलोइड्स आपके हो सकते हैं। ऋणात्मक में कौन कौन से आ सकते हैं, तो ऋणात्मक में आते हैं एक तो धात्विक कोलोइड, जैसे कॉपर सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया, गोल्ड सोल हो गया। दूसरे आते हैं धातु के सल्फाइड, जैसे एंटीमनी का सल्फाइड हो गया, आर्सेनिक का सल्फाइड हो गया। जिस तरह से यह मेथिलीन ब्लू एक डाई है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ डाई आ सकती है जिसमें इयोसिन, इस पर सवाल भी आया था, कॉन्गो रेड, राइट। और अगर हम बात करें तो कुछ नेचुरल कोलोइड जैसे स्टार्च, जिलेटिन, ये सब आपके क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो धनात्मक हीमोग्लोबिन, धातु ऑक्साइड, मेथिलीन ब्लू जैसे चीजें। ऋणात्मक कॉपर गोल्ड धातु के कोलोइड, धातु सल्फाइड के कोलोइड, ये डाई में कुछ इधर है कुछ इधर है। प्राकृतिक कोलोइड स्टार्च, जिलेटिन, सेल्यूलोज वगैरह, ये सब ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। तो आप इन्हें बात कर सकते हैं। डाई में भी क्षारीय और अम्लीय, इस तरह से एक वर्गीकरण यहाँ पर आपको नजर आता है। ये तो बात हो गई किस पर कौन सा कोलोइड होता है, ठीक है। जब हम इन कौन सा आवेश होता है, सॉरी, किस कोलोइड पर कौन सा आवेश होता है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं ये आवेश जब आता है तो स्थायित्वता कैसे ग्रहण करता है, किस प्रकार इनके स्थायित्व होती है और यहाँ पर
क्या कहानी होती है। तो आवेश आने की एक जो प्रोसेस है उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वर्जन एनसीईआरटी में दिया है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करें। हमारा अगला उद्देश्य है कोलॉइडी कणों पर आवेश किस प्रकार आता है। तो देखो, एक ही कोलॉइड पर या तो धनावेश भी आ सकता है या उसी कोलॉइड पर ऋणावेश भी आ सकता है। ये निर्भर करता है कि हमने कोलॉइड का निर्माण कैसे किया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए AgI के कोलॉइड की बात करूं, अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड का अत्यंत तनु विलयन लिया है और अगर हम इसमें AgNO3 का विलयन मिला देंगे तो हमारे पास पहली बात तो AgI का अवक्षेप बनेगा, फिर वो अवक्षेप इस विलयन में से अधिकतर या जो आधिक्य के KI हैं उनका अवशोषण कर लेगा या अधिशोषण कर लेगा, और जब उनका अधिशोषण कर लेगा तो ये अभी तो अवक्षेप है और बाद में ये सोल बना देगा, और जब ये सोल बनाएगा तो ये अपने ऊपरी सतह पर I- का अधिशोषण करा लेता है, और जब इसने I- का अधिशोषण कराया तो हम कह देंगे ये ऋणावेशित कोलॉइड है या ऋणात्मक कोलॉइड है। इसका विपरीत प्रक्रम से अगर आपने AgI का सोल बनाया है, कैसे? विलयन आपने AgNO3 का लिया है, वही अत्यंत तनु विलयन लिया है, और ऊपर से आपने KI का तनु विलयन मिलाया है। तो यहां भी सबसे पहले AgI का अवक्षेपण होगा। अब AgI का अवक्षेपण क्या करेगा? पहले से उपस्थित AgNO3 के Ag+ आयन का अपने ऊपर अधिशोषण कर लेगा, और जब ये अपने ऊपर अधिशोषण कर लेगा तो कोलॉइडी कणों में जाएगा, और अब अधिशोषित कण धनावेशित है, इसलिए ये जो कोलॉइड बना ये धनावेशित कोलॉइड कहलाएगा। ये उदाहरण AgNO3 के लिए नहीं है, ये उदाहरण फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए भी काम कर सकता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? अगर हम हॉट वाटर में, गर्म पानी में फेरिक क्लोराइड मिला दें तो ये धनावेशित सोल बनाता है, और अगर हम NaOH विलयन में फेरिक क्लोराइड मिला दें तो ये ऋणावेशित सोल बनाता है। धनावेशित में Fe+3 आपका चिपका हुआ रहता है, यानी Fe+3 की वजह से धनावेश आ रहा है, और ऋणावेशित में OH- आपका चिपका रहता है। यहां सोल बनता है आपका FeOH होल थ्राइस सोल, और इस पर बाहर है Fe+3। ठीक, यहां सोल बनता है FeOH होल थ्राइस, ये सोल, और इस पर बाहर है OH-। तो इस तरह से ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। तो कोई भी कोलॉइड या कोई भी सोल धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी। ये निर्भर करेगा कि आपने किस तरह से उन्हें बनाया है और आधिक्य में कौन सा आयन है। कोई भी सोल अपने जो दो आयन जिनसे मिलकर वो सोल बना है उनमें से कोई एक आयन अपनी सतह पर अधिशोषित करा लेता है। जब ये अधिशोषित करा लेगा, मान लीजिए इस डब्बे में आए हम और हम कहें यहाँ AgI का ये सोल कोलॉइडी कण है और इस पर Ag+ है, तो अब ये Ag+ क्या करेगा? विलयन के ऋणावेशित आयनों को अपने चारों तरफ खींचेगा, राइट। तो इस प्रकार यहाँ एक विभवांतर पैदा होता है जिसे जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल यानी वैद्युत गतिक विभव का नाम दिया जाता है। तो किस प्रकार निर्माण होता है इस बारे में भी हम एक चर्चा कर सकते हैं, तो ये बात करते हैं इस पर। जैसे मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास AgI का सोल कण है या कोलॉइडी कण है। अब इसने अपनी सतह पर I- अधिशोषित करा रखा है। जब इसकी सतह पर I- अधिशोषित है तो ये एक स्थिर परत हो गई I- की।
ठीक। लेकिन I माइनस कब अधिशोषित होता है? इसके पहले वाला जब Ki विलयन में हमने AgNO3 डाला हो, जहां से ये मैंने मिटा दिया। अब वो जो Ki विलयन में हमने डाला तो यहां पर एक मोबाइल परत या डिफ्यूज्ड लेयर होगा जिस पर K प्लस होंगे। ये प्लस इसकी तरफ आकर्षित होने के कारण आए होंगे। फिर इन K प्लस की तरफ आकर्षित होकर कुछ I माइनस आ गए होंगे। राइट। और फिर इनके तरफ फिर बाहर से क्या आ गए होंगे? K प्लस आ गए होंगे। तो आप देखिए ये तो एक स्थिर परत है और ये सारी परतें मोबाइल लेयर है, यानी चलित परत है। या आप इसे केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं डिफ्यूज्ड, विसरित लेयर, जो लगातार डिफ्यूज रहेगी। यानी ये तो फिक्स्ड है, एक टुकड़ा है, इस पर ये कुछ चिपका हुआ है और उसकी चारों तरफ ये जैसे मक्खियां भिन भिन आ रही है, वैसा हिसाब है। राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो विपरीत आवेशों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, वैद्युत गतिक विभव का नाम या वैद्युत गतिक विभवांतर बोला जाता है। और इन परतों को हेल्महोल्ट्ज लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? हेल्महोल्ट्ज लेयर। तो हेल्महोल्ट्ज परतों के बीच के विभवांतर को क्या बोला जाता है? जीटा विभव, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इन्हें बोला जाता है। और ये हर एक सॉल्व पर आती हैं। इस सॉल्व पर ये होने की वजह से ही आप कह सकते हैं ये एक दूसरे से, एक कोलोइडी कण दूसरे कोलोइडी कण से बचा रहता है और कोलोइड स्थिर बने रहते हैं। तो ये तो बात हो गई कोलोइडों पर आवेश की। इसी आवेश के कारण आगे चलकर हम देखेंगे कि कोलोइडों को वापस अवक्षेप में भी बदला जा सकता है। कैसे बदला जाएगा? इस I माइनस की तरफ अगर Ag प्लस आकर्षित होगा या हमने थोड़ी सी Ag प्लस की सांद्रता बढ़ा दी तो क्या होगा? ये Ag प्लस इस पर जाकर चिपकेगा और अवक्षेप बड़ा होता जाएगा, और अवक्षेप बड़ा होगा तो अवक्षेपण हो जाएगा। तो किस प्रकार होता है अवक्षेपण आवेश के कारण, और क्या क्या माध्यम से हम अवक्षेपण करा सकते हैं? अवक्षेपण का एक और शब्द है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में, वो है स्कंदन। राइट, कोएगुलेशन। स्कंदन इंग्लिश में बोलेंगे कोएगुलेशन। तो आइए बात करते हैं स्कंदन, कोएगुलेशन या अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड्स की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।